हेलो डियर, वेलकम टू द सॉल्यूशन हब। आज हम लोग देखेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। इसमें दो टॉपिक्स होंगे। एक टॉपिक होगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए, जिसमें हम लोग मेनली फोकस करेंगे सेंटर ऑफ मास को, और दूसरा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा रोटेशनल मोशन। सो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोगों ने अभी तक पढ़ा और उसमें क्या लिमिटेशंस थी। लेट्स से ये सरफेस था हमारा, सरफेस पे एक यदि ब्लॉक रखा हुआ था, ये ब्लॉक है, तो ब्लॉक पे क्या करते थे कि यदि लेट्स से एक फोर्स F लगा हुआ था, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हम लोग क्या करते कि एक पॉइंट ले लेते थे और कंसीडर करते थे कि यहाँ पे एक जो है फोर्स लगा हुआ था। लेकिन ये पॉइंट नहीं है, एक्चुअल में ये ब्लॉक है, ये पॉइंट नहीं है। ये ब्लॉक क्या है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। लेकिन ये जो पॉइंट्स है इसको हम लोग एक सिंगल पार्टिकल्स कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत स्मॉल होता है। तो क्या करते थे हम लोग, एक बड़े से ब्लॉक को एक छोटे पॉइंट ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर देते थे और उसी की स्टडी, मूवमेंट, एक्सेलरेशन सब कुछ स्टडी करते थे। तो ये जो रिप्लेसमेंट हम लोग जो करते थे, इसी को हम लोग सेंटर ऑफ मास कहते हैं। इट मींस सेंटर ऑफ मास की जो डेफिनेशन हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी ऐसा पॉइंट जहां पे किसी भी बॉडी का टोटल मास कंसंट्रेटेड रहता है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी इज द पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। ये होता है सेंटर ऑफ मास। सो डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग सेंटर ऑफ मास। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी इज अ पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। और ये किसके लिए सपोज करते हैं? फॉर डिस्क्राइबिंग इट्स ट्रांसलेशनल मोशन। तो ये हमारा होता है सेंटर ऑफ मास। इसमें एक टर्म है ट्रांसलेशन मोशन, इसको अभी हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। सेंटर मास की एक और डेफिनेशन होती है, उसको भी देखें। यदि एक ब्लॉक है, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, तो इसका सेंटर ऑफ मास का मूवमेंट वैसा ही होगा जैसा ये जो है ब्लॉक का मूवमेंट होगा। इसी को हम लोग जो है सेंटर ऑफ मास कहते हैं। इट मींस ऐसा पॉइंट जो इस ब्लॉक को रिप्लेस कर सके फॉर द स्टडी ऑफ द मोशन, उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। ठीक है, आई थिंक ये सेंटर ऑफ मास क्लियर हो गया होगा। इसमें एक टर्म है ट्रांसलेशनल मोशन। सो ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है कि एक यदि बॉडी है, लेट्स से ये हमारा जो है बॉडी है, कि इसमें यदि मूवमेंट होगा तो इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं वो उसमें मूवमेंट जो होगा वो कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूवमेंट होगा, नॉट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूवमेंट होगा। जो एक पार्टिकल का मूवमेंट होगा वही ईच एंड एवरी पार्टिकल का मूवमेंट होगा। सो जो इस पार्टिकल का मूवमेंट होगा वही इस पार्टिकल का भी मूवमेंट होगा, वही सेम जो है इस पार्टिकल का भी मूवमेंट होगा। सो ये हमारा हो गया ट्रांसलेशनल मोशन। इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ऑल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी हैव द सेम वेलोसिटी। तो ये ट्रांसलेशन होगा। लेकिन एक ऐसा भी सिचुएशन होगा जिसमें इस बॉडी के पार्टिकल्स का मूवमेंट जो है वेलोसिटी सेम नहीं होगी। उस मोशन को क्या बोलेंगे? तो उस मोशन को हम लोग बोलेंगे रोलिंग मोशन। सो सेकेंड टाइप का ऑफ मोशन जो होगा वो होगा हमारा रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन में क्या होता है? मोशन ऑफ द पार्टिकल मूव्स अराउंड अ सर्किल, अराउंड द सर्किल। अब सर्किल पे यदि मूव करता है कोई भी बॉडी, तो क्या होगा? एवरी मोमेंट पे उसकी वेलोसिटी हमेशा जो है चेंज होती रहती है। मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। सो इसमें क्या होता है? सेम वेलोसिटी नहीं होती है। ठीक है, और जो ये मोशन होता है वो एक एक्सिस के अराउंड होता है। सो मोशन ऑफ द पार्टिकल अराउंड एन एक्सिस टेक्स प्लेस। और अराउंड एन एक्सिस, ये जो एक्सिस होता है इसको बोलते हैं हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो अराउंड द एक्सिस मूवमेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रोलिंग मोशन। सो इसमें यदि एग्जांपल देखें तो हेलीकॉप्टर का क्या है? हेलीकॉप्टर ऐसे मूवमेंट कर रहा है, तो हेलीकॉप्टर का जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में, इस मोशन को हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन मोशन। लेकिन जो ये फैन है वो क्या हो रहा है? ऐसे जो है अपने एक्सिस पे ऐसे रोटेट हो रहा है। तो इस फैन के मूवमेंट को जो ऐसे मूवमेंट हो रहा है इसको हम लोग बोलेंगे रोलिंग मोशन। ऐसे ही सिमिलरली ये वाला भी जो फैन है, ट्रेलिंग फैन, ये भी जो है ऐसे इस डायरेक्शन में रोटेशन कर रहा है, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे रोलिंग मोशन। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा रोलिंग मोशन क्या होता है और ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है। एक हेलीकॉप्टर है वो यदि स्ट्रेट मूवमेंट हो रहा है तो इसको ट्रांसलेशन मोशन, और ये जो मूवमेंट हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं रोलिंग मोशन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी।
सो डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो इसमें मेन डिफरेंस ये है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, वो होता है पॉइंट वेयर होल मास इज कंसंट्रेटेड, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, पॉइंट वेयर होल वेट इज कंसंट्रेटेड। इट मीन्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, होल वेट इज कंसंट्रेटेड, मीन्स वेट क्या होता है, वो होता है मास इनटू ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कहीं ना कहीं ग्रेविटी का भी रोल आ जाता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि जहां पे सेंटर ऑफ मास हो वहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो। यदि यूनिफॉर्म फील्ड है, ग्रेविटी चेंज नहीं हो रही है, तब तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है सेम होंगे। इट मीन्स इफ ग्रेविटी इज अब्सेंट, इस केस में क्या होगा, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोथ एट सेम प्लेस, बोथ लाइज एट सेम प्लेस। लेकिन यदि ग्रेविटी है तो ये दोनों एक पॉइंट पे नहीं लाई कर सकते। इसका एग्जांपल यदि हम लोग देखें तो ये लेट से ये हमारा सरफेस है और यहां पे ये जो है एग्जांपल ले लेते हैं, ये माउंट एवरेस्ट है। तो क्या होगा कि बाई हाइट के साथ जो है ग्रेविटी डिक्रीज करती है, तो क्या होगा कि इसका जो सेंटर ऑफ मास तो यहां पे होगा लेट से, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका थोड़ा सा नीचे होगा। इट मीन्स ये जो होगा वो होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्यों नीचे होगा, क्योंकि ऊपर क्या है, ग्रेविटी की वैल्यू कम है, नीचे ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा है। इट मीन्स यहां पे क्या है, ग्रेविटी हाई है और ऊपर क्या है, ग्रेविटी लो है। इस वजह से क्या होगा, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा बॉटम की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ये हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा जिसमें सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम। सो यहां पे दो पार्टिकल सिस्टम में एक पार्टिकल का मास m1 है और उसका पोजीशन वेक्टर r1 है, दूसरे पार्टिकल का मास m2 है और उसका पोजीशन वेक्टर r2 है। सेंटर ऑफ मास कहीं इसके c यहां पे है, इसको सपोज कर लेते हैं, और उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है हमारा rcm। तो सेंटर ऑफ मास की जो डेफिनेशन होती है, सेंटर ऑफ मास जो होता है rcm, वो होता है हमारा दोनों के मास पे डिपेंड करता है और उसके पोजीशन वेक्टर पे। इट मीन्स m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये होता है हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस होती है, उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट केस लेते हैं, केस 1। यहां पे हम लोग देख रहे हैं फार्मूला जो rcm है वो क्या कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन ईच मास, और आरसीएम और किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन वेक्टर ऑफ ईच मास। इट मींस पोजीशन वेक्टर ऑफ मास और मास दोनों पे डिपेंड करता है हमारा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, पहला कंक्लूजन ये हुआ। सेकेंड केस क्या है, सेकेंड केस देखते हैं, केस 2। केस 2 के लिए हम लोग ये देख सकते हैं कि जो आरसीएम का फार्मूला हम लोगों ने अभी देखा वो है हमारा m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इसको हम लोग लिख सकते हैं RCM m1 प्लस m2 इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2। इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ द सिस्टम एंड इट्स पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल मासेस एंड देयर पोजीशन वेक्टर्स। क्लियर, लिख लेते हैं, स्टेटमेंट ज्यादा से समझ में आएगा। प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास, इट मींस m1 प्लस m2 एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू किसके है, सम ऑफ, इट मींस सम के बाद क्या है, प्रोडक्ट ऑफ, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल मासेस एंड देयर पोजीशन वेक्टर्स। क्लियर, अब ज्यादा क्लियर हो गया होगा। प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास m1 प्लस m2 टोटल मास हो गया, एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ मास का, वो किसके बराबर है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल मासेस टू द एंड देयर पोजीशन वेक्टर्स। क्लियर, केस थर्ड देख लेते हैं हम लोग। केस 3 में क्या है, सपोज करते हैं m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, तो आरसीएम क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा m1 की जगह m1 r1, फार्मूला पहले लिख लेते हैं,
m2r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इट मीन्स m1 की जगह m r1 प्लस m r2 डिवाइडेड बाई m प्लस m। इट मीन्स जो RCM आ रहा है वो आ रहा है r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाई 2। इट मीन्स सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू इक्वल वेट इज लाई एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देम। इट मीन्स यदि यहां पे मास m1 है और यहां पे मास m है और यहां पे मास m है, तो इसका जो सेंटर होगा इसके मिडिल में, वहां पे क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास होगा। इसको लाइन को ज्वाइन करेगा, उसके सेंटर में इसका सेंटर ऑफ मास होगा। क्लियर। अब यदि इस जो पॉइंट्स हैं m1 है केस 4 क्या है, जो मास m1 है उसका यदि पोजीशन देखें, पोजीशन ऑफ मास m1 वो लेट से हमारा है x1 y1, एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं xy प्लेन में, और पोजीशन ऑफ मास m2 वो क्या है हमारा x2 y2। तो जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा वो RCM लेट से हम सपोज कर लेते हैं XCM एंड YCM ये होगा। तो यहां से इन दोनों से हमारा जो XCM आता है वो आता है x1 m1, इसको सीक्वेंसली लिख देते हैं, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये आता है XCM। और YCM क्या आएगा, वो भी सिमिलर, m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। क्लियर। ये हो गया हमारा फार्मूला। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल सिस्टम। अभी तक हम लोगों ने देखा 2 पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, n पार्टिकल सिस्टम में क्या हो जाएगा, हमारे पास लेट से ये सिस्टम ऑफ मास है m1, सिस्टम ऑफ ऐसे m1 m2 m3 एंड देयर पोजीशन वेक्टर्स आर x1 r1 r2 r3 डॉट डॉट डॉट। तो RCM जो होगा वो होगा हमारा m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डॉट 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 प्लस mn rn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस mn। ये हमारा हो गया RCM। XCM क्या होगा, XCM क्या है, एक्सिस, x एक्सिस ऑफ द सेंटर ऑफ मास, वो सिमिलर वे में m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डॉट 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 प्लस mn xn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 प्लस mn। ऐसे YCM क्या होगा, वो हो जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस डॉट 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 प्लस mn yn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस mn। क्लियर। तो ये हो गए हमारे फार्मूले। इसको कंबाइंडली भी हम लोग लिख सकते हैं, ये वाला जो फार्मूला है इसको हम लोग लिख सकते हैं RCM इज इक्वल टू 1 बाई m वेयर m इज द टोटल मास एंड इंटीग्रेशन ऑफ dm। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है, वो ये बोलता है कि इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स चेंज इन मोमेंटम होगा वो 0 होगा। ठीक है, अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स चेंज इन मोमेंटम 0 होता है, ये हमारा बोलता है मोमेंटम कंजर्वेशन। अब हम लोग एज्यूम करते हैं, लेट्स से हमारे पास एक पार्टिकल है m1 m2 m3 डॉट 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 mn, m1 m2 m3 mn। इसका जो एक्सेलरेशन है a1, इसका एक्सेलरेशन a2, इसका एक्सेलरेशन a3 और इसका एक्सेलरेशन है am। लेट से इस पे फोर्स लगा है वो हमारा लगा है F1, एक्सेलरेशन तो ऑब्वियसली बात है फोर्स लगेगा F2 F3 और इस पे जो फोर्स लगा है Fn। लेकिन यहां पे बोला है इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इट मींस जो F1 प्लस F2 प्लस डॉट 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 प्लस Fn है वो क्या है हमारा 0 है, मीन्स नेट फोर्स वहां पे नहीं है। ठीक है, तभी तो अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स होगा। अब F1 क्या होता है m1 a1, तो सबकी वैल्यू रख देंगे m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 प्लस डॉट 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 प्लस mn an इज इक्वल टू 0। क्लियर। एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल्टा v डिवाइडेड बाई डेल्टा t, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसको dv बाई dt भी हम लोग लिख सकते हैं।
ठीक है, तो यहां पे पुट कर देते हैं। तो m1 dv1 बाई dt प्लस m2 dv2 डिवाइडेड बाई dt प्लस m3 dv3 डिवाइडेड बाई dt प्लस डॉट 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 प्लस mn dvn डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू 0। क्लियर? इसको हम लोग लिख सकते हैं d m1 v1 बाई dt प्लस d m2 v2 डिवाइडेड बाई dt प्लस डॉट 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 प्लस d बाई dt ऑफ mn vn इज इक्वल टू 0। ठीक है, m1 v1 क्या होता है? वो होता है हमारा मोमेंटम। तो इसको लिख सकते हैं d बाई dt ऑफ m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस डॉट 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 प्लस mn vn डिवाइडेड बाई m1 vn इज इक्वल टू 0। ये क्या कहिए, हम यदि सम होता है तो डिफरेंशिएशन जो है कॉमन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, सो d बाई dt इसको हम लोग बोल सकते हैं p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस डॉट 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 प्लस pn। ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। क्लियर? अब क्या है, d बाई dt ऑफ कोई भी चीज यदि 0 है, इट मीन्स जो अंदर वाला पोर्शन है वो कांस्टेंट है। इट मीन्स d ऑफ कांस्टेंट डिवाइडेड बाई dt का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमारा होता है 0। इट मीन्स ये जो है कांस्टेंट है। यहां से ये कंक्लूजन निकला कि p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस डॉट 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 प्लस pn ये किसके बराबर है? कांस्टेंट के बराबर। और यही होता है हमारा मोमेंटम कंजर्वेशन। क्लियर? हेंस इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में हम लोग देखेंगे फोर्स और उसका मोमेंटम, दो चीज देखेंगे। फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा और मोमेंटम लगाएंगे, मोमेंटम क्या होगा उसका। तो RCM क्या होता है, अभी हमने फार्मूला में देखा, वो होता था हमारा m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस डॉट 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 प्लस mn rn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस mn। क्लियर? यदि m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस mn इसको हम लोग एज्यूम कर लेंगे हम लोग यदि m, तो RCM क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1 बाई m m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डॉट 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 प्लस mn rn। क्लियर? अब हमको क्या निकालना है? सबसे पहले निकालना है मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट को क्या कर देंगे हम लोग? डिफरेंशिएट कर देंगे, तो वेलोसिटी निकलेंगे, फिर डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। इट मींस d बाई dt ऑफ RCM ये क्या हो जाएगा? 1 बाई m m1 dr1 बाई dt प्लस m2 dr2 बाई dt प्लस डॉट 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 प्लस mn dRn बाई dt। क्लियर? dRCM बाई dt क्या होता है? ये होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्लियर? ये किसके बराबर होगी? 1 बाई m। क्लियर? 1 बाई m है। और m1 dr1 क्या होगा? v1 होगा, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस डॉट 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 प्लस mn vn। क्लियर? m इधर कर देंगे तो m इंटू VCM ये किसके बराबर हो जाएगा? P1 प्लस P2 प्लस डॉट 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 प्लस Pn। ये क्या है? P1 है, P2 P3 ऐसे करके है। ठीक है, अब क्या होगा? m इंटू VCM क्या है? m इंटू VCM ये क्या है? टोटल मोमेंटम। ठीक है, इट मीन्स P क्या है? m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये हमारा हो जाता है मोमेंटम। यानी कोई भी यदि पार्टिकल ऐसे रैंडमली है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम होगा वही इस पूरे बॉडी का मोमेंटम होगा। जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी वही पूरे बॉडी की वेलोसिटी होगी। क्लियर? इट मींस मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज द प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास एंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इट मींस मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्लियर? अब थोड़ा सा और हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं। यदि हम लोग एक्सेलरेशन निकालना हो तो क्या होगा?
dvvcm/dt करना पड़ेगा। इट मीन्स इस वाले इक्वेशन को हमको जो है डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इस वाले इक्वेशन को यदि हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, dp1/m m1 dv1/dt प्लस m2 dv2/dt। क्लियर, ठीक है, यहां तक क्लियर होगा। अब हम लोग क्या कर देंगे, dvcm/dt क्या होता है, वो होता है हमारा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 1/m मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ a1 प्लस m2 इंटू a2 प्लस डॉट 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 प्लस mn इंटू an। क्लियर। अब क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ c1, ये किसके बराबर हो जाएगा, f1 प्लस f2 प्लस डॉट 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 प्लस fn। इट मीन्स यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स हम लोग लगाते हैं तो क्या होता है, उसका मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये होता है उसका न्यूटन सेकेंड लॉ से फार्मूला। क्लियर। तो उस पर फोर्स लगेंगे तो मास होगा और एक्सेलरेशन क्या होगा, जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा वही हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी। स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी क्या होती है, तो कोई भी बॉडी स्टेबल तब होगी, ये एक प्लेन है, ठीक है, कोई भी बॉडी ऐसे रखी है इस पे, तो ये बॉडी उतनी ही स्टेबल होगी जिसका इसका सेंटर ऑफ मास बॉटम की तरफ हो और ये हॉरिजेंटल से मिडिल में हो। इट मींस इस पॉइंट पे हो, हॉरिजेंटल ये जो है इसका मिडिल में हो और ऊपर से जो है बॉटम की तरफ हो, मतलब बेस के साइड में हो। तो बॉडी स्टेबल कब होगी, जब सेंटर ऑफ मास बॉडी का क्या हो, पहले तो क्या हो, बेस के पास हो और मिडिल ऑफ द हॉरिजेंटल हो, मिडिल हो हॉरिजेंटल में। ठीक है, तो वो बॉडी स्टेबल होती है। इसका एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं एक दो। इसका पहला एग्जांपल्स है हमारा, ये है हमारी पीसा की मीनार। पीसा के मीनार क्या है कि वो हम लोग को बोला जाता है कि वो झुकी हुई है, फिर भी वो स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि क्या किया है, जो आर्किटेक्चर वाला बंदा था, जो आर्किटेक्ट था, उसने क्या किया कि जो इसका मास है, मैक्सिमम मास, वो यहां पे बेस पे कर दिया। इट मीन्स ये जो पोर्शन है ये सॉलिड पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये सॉलिड है। उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ये बनाया, ये भी पोर्शन को उसने जो है क्या किया, सॉलिड रखा। और यहां से लेकर के ये पूरा पोर्शन ऊपर वाला, इस वाले पोर्शन को क्या किया उसने, हॉलो कर दिया। इसमें क्या है, जाली बस है, इसमें मास नहीं है, मैक्सिमम मास जो है बेस की तरफ है, जिसकी वजह से इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, यहां पे कोई सेंटर पे आ गया है और ये जो है बेस पे आ गया है और इसके मिडिल में भी है। तो ये क्या है, स्टेबल रहता है, गिरता नहीं है। यदि यहीं पे यदि हैवी वेट यहां पे डाल दिया जाए तो तुरंत ही गिर जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास कहीं ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये जो बेस से ऐसे हो जाएगा वो गिर जाएगा। लेकिन अभी के सिचुएशन में क्या है कि सेंटर ऑफ मास बॉटम की तरफ है यहां पे, और इस वजह से ये जो है हॉरिजेंटल से बहुत जो है सेंटर पे है और बॉटम से बहुत लेस हाइट पे है, तो इसलिए ये स्टेबल बनी रहती है। ठीक है, एक और एग्जांपल ये है कि यदि हम लोग ट्रेवल करते हैं कोई हैवी बैग लेकर के, तो क्या होता है कि हम लोग चलते टाइम आगे की तरफ जो है झुक जाते हैं, ऐसे आगे की तरफ जो है झुक जाते हैं। क्यों झुक जाते हैं, कि यदि हम लोग स्ट्रेट रहेंगे ऐसे, उस सिचुएशन में क्या होगा, हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां कहीं होगा। इट मीन सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होगा ऐसे। इसकी वजह से क्या होगा कि इधर वेट होने की वजह से ऐसे पीछे की तरफ जो है कोई भी आदमी है या बच्चा है वो गिर सकता है। इसलिए क्या करता है कि वो आगे की तरफ झुक जाता है और ये पीछे वेट है, तो इसका वेट और ये दोनों वेट मिला करके इसका सेंटर ऑफ मास, न्यू सेंटर ऑफ मास यहाँ पे पहुंच जाता है, जिसकी वजह से वो स्टेबल हो जाता है और बच्चा आगे ऐसे मूवमेंट कर लेता है। ठीक है, सो आई होप गाइस ये क्लियर हो गया होगा सेंटर ऑफ मास का क्या यूज है, स्टेबिलिटी में क्या यूज रहता है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग देखेंगे रोटेशनल मोशन। तब तक के लिए थैंक्स डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।